लाल चीर के नाम से विख्यात सेन गुटवन, तलबी वाला सेन गुटवन, जिसने कनगी या पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था, वह कौन था? तो सेन गुटवन था जिसने पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था। पत्नी का मंदिर किसने करवाया था? सेन गुटवन ने। पत्नी को कनगी कहा जाता था, ठीक है, कनगी मतलब पत्नी होता है। लाल चीर के नाम से प्रसिद्ध है। चेर शासक कौन था जिसने कनगी की पत्नी का निर्माण करवाया था? सेन गुटवन है। जिसने कनगी के पत्नी का निर्माण करवाया था, सेन गुटवन है। पत्नी के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सेन गुटवन ने। पत्नी का मंदिर किसने निर्माण करवाया था? तो सेन गुटवन ने। पत्नी को कनगी भी कहा जाता है। ओके, कनगी यानी पत्नी का मंदिर किसने करवाया था? सेन गुटवन ने। पत्नी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सेन गुटवन ने, जो लाल चेर के नाम से भी प्रसिद्ध है। लाल चेर के नाम से भी प्रसिद्ध है सेन गुटवन। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि, कौन? जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से। जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म का एक किताब का नाम बताइए। जीवक चिंतामणि। जैन धर्म का एक बुक का नाम बताइए। जीवक चिंतामणि। जैन धर्म का एक बुक का नाम बताइए। ठीक है, तमिल में लिखा हुआ है जो जीवक चिंतामणि। जैन धर्म का एक बुक का नाम बताइए जो तमिल में लिखा हुआ है, जीवक चिंतामणि। तमिल भाषा के शिल्पाधिकार मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो देखिए, ये है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तमिल भाषा में शिल्पाधिकार मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन ऑप्शन में दे रहा है सी दोस्तों। ठीक है, हिंदू धर्म। अब आप बताइए कि कौन सा है बुक के हिसाब से। ठीक है, लेकिन मैंने पढ़ा है शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई, ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन संगम योगिन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो तोल्कापियम है। ठीक है, संगम युग में व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई तोल्कापियम है। ठीक है, इसमें व्याकरण के साथ साथ कविताओं का भी संग्रह है तोल्कापियम में। ठीक है, संगम योगिन व्याकरण है। कौन? तोल्कापियम। संगम योगिन व्याकरण ने कौन है? तोल्कापियम। संगम योगिन व्याकरण कौन है? तोल्कापियम। संगम योगिन व्याकरण कौन है? संगम योगिन व्याकरण कौन है? तोल्कापियम। ठीक है, शिल्पाधिकार मणिमेखलाई ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो किसका नहीं उल्लेख हुआ? तो कदम का नहीं हुआ, बाकी चेर चोल और पांडे का हुआ था। ठीक है, चेर चोल और पांडे का हुआ था संगम साहित्य में। चेर चोल पांडे का हुआ है संगम साहित्य में वर्णन। ठीक है, लेकिन कदम का नहीं है वर्णन। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात जाता है? उरेयूर एक स्थान था जो जिसमें यहाँ पर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। उरेयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। उरेयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार के लिए था। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार के लिए कौन सा महत्वपूर्ण केंद्र था संगम युग में? उरेयूर। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र संगम युग में कौन था? उरेयूर। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? उरेयूर। तोल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तोल्कापियम व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तोल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से संबंधित है।
तोल्कापियम किससे संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है। तोल्कापियम किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तोल्कापियम किससे संबंधित है? तोल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तोल्कापियम किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से संबंधित है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो तमिल में है। ठीक है, कुरल किस भाषा में है? तमिल में है। तोल्कापियम क्या है? ग्रंथ है व्याकरण और काव्य का। व्याकरण और काव्य का बुक का नाम तोल्कापियम। व्याकरण और काव्य से संबंधित ग्रंथ कौन है? व्याकरण और काव्य से संबंधित कौन सा बुक है? तोल्कापियम। धार्मिक कविता का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल में। देखिए, इसको ट्रिक से याद बताते हैं। कुरल लास्ट में ल देख रहे हैं और तमिल में भी ल है, तो कुरल को आप कुरल से तमिल याद कर सकते हैं। ठीक है, तो तमिल भाषा में है। धार्मिक कविता का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो तमिल में। तमिल में कुरल। ठीक है, ला देख रहे हैं लास्ट में, तो तमिल भूल सकते नहीं है। ठीक है, कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का संकलन किस भाषा में है? तमिल में। कुरल किस भाषा में? तमिल में। तमिल में बहुत सारे ऐसा बुक है, लेकिन कुरल भी है। ठीक है, धार्मिक कविताओं का संकलन। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? तो पांड्य नरेश के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, संगम युग में राज्य के संरक्षण 3 संगमों का आयोजन किया था पांड्य नरेश ने। संगम युग के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किसने किया था? पांड्य ने। संगम के युग के राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किसने किया था? पांड्य ने। संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? पांड्य में। संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था किसने? संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किसने किया था? संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 राज्यों का संरक्षण किसने किया था? पांड्य ने किया था। किसने उल्लेख किया था कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है? तो मामूल नार ने बताया था। किसने उल्लेख किया था कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है? तो मामूल नार ने रखा है। ठीक है, मामूल नार ने। नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है, मामूल नार ने। ठीक है, मामूल नार ने। नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है, किसने बताया था? मामूल नार ने। नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है, किसने बताया था? ना मामूल नार ने। गंगा की धारा में किसने कोष छुपा के रखा था? तो नंदों ने। नंदों ने अपना कोष कहाँ छुपा के रखा था? गंगा की धारा में। किसने बताया था? मामूल नार ने। ओके, सुमेलित करना। राज्य 1 को राज्य 2 से। राजकीय चिन्ह। देखिए, चेर को ट्रिक से याद कर सकते हैं। चेर का जो चिन्ह था, चीर देता था। तो क्या चीरता था? तो तीर चीरता था। ठीक है, धनुष। तो चेर का क्या चिन्ह था? धनुष था। चेर का क्या चिन्ह था? धनुष था। चेर का जो था वो उसका धनुष था, चीर देता था। ठीक है, किसी भी चीज़ को, तो वो धनुष हो गया। चोल का बाघ चिन्ह था। चोल का बाघ क्यों हो जाएगा? इसको ट्रिक करने का। देखिए, चोल बहुत बड़ा साम्राज्य था दोस्तों। ठीक है, साउथ में, क्योंकि पांड्य नरेश पल्लव इस सब से भी बहुत बड़ा था ये चोल, क्योंकि ये न केवल श्रीलंका अपितु पूर्वी एशिया को भी जीता था। ओके, चोल का चिन्ह क्या था? बाघ था। चोल का चिन्ह क्या था? बाघ था। चोल का चिन्ह क्या था? बाघ था। पांड्य का चिन्ह क्या था? मछली था। पांड्य का चिन्ह क्या था? पांड्य का चिन्ह क्या था? पांड्य का चिन्ह क्या था? मछली था। पांड्य का चिन्ह क्या था? मछली था। पांड्य का चिन्ह क्या था? मछली था। मछली किसका चिन्ह था? पांड्य का। मछली किसका चिन्ह था? मछली किसका चिन्ह था? पांड्य का। बाघ किसका चिन्ह था? चोल का। बाघ किसका चिन्ह था? बाघ किसका चिन्ह था? चोल का। धनुष किसका चिन्ह था? चेर का। ठीक है, असेन गुटमन ने जो लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध है, इसने पत्नी का मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब पुस्तकें 1 और उसके लेखक कौन है? देखिए, तोल्कापियम के लेखक कौन है? तोल्कापियर है। ठीक है,
तोलक पीएम के लेखक है तोलक पियर। तोलक पीएम के लेखक कौन है? तोलक पियर। इसको तो आप नहीं भूलिएगा, इसको आप देखिएगा। शिल्पाधिकारम को ट्रिक से याद करना। शीला मंदिर है, शीतला मंदिर है हम लोग की तरफ, ठीक है। तो इलांगो आडिगल ने किया था। शिल्पाधिकारम मंदिर का निर्माण किसने किया था? इलांगो आडिगल ने किया था। शिल्पाधिकारम मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इलांगो आडिगल ने कराया था, ठीक है। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है? इलांगो आडिगल है। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? इलांगो आडिगल। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? इलांगो आडिगल है। मणि मेखलाई। मनी देखिए, मनी है जो काफ़ी कीमती होता है, इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। मनी कीमती होता है तो किस पर चढ़ाते हैं? सोना चांदी में चढ़ाते हैं ना भगवान पर, तो मनी भी चढ़ा दिया एक व्यक्ति ने, तो शीतला मंदिर पर, ठीक है। तो मनी मेखलाई किसने लिखा है? शीतलय सत्यनारायण ने, ठीक है। इसको आप नहीं भूलिएगा। मनी मेखलाई शीतलय सत्यनारायण पर है। मनी मेखलाई कहाँ है? शीतलय सत्यनारायण पर है। मनी मेखलाई शीतलय सत्यनारायण में है। मनी मेखलाई शीतलय सत्यनारायण ने लिखा है। मनी मेखलाई किसने लिखा है? मनी मेखलाई किसने लिखा? शीतलय सत्यनारायण ने लिखा। मनी मेखलाई किसने लिखा है? मनी मेखलाई किसने लिखा? शीतलय सत्यनारायण ने लिखा, ठीक है। इलांगो आडिगल ने क्या लिखा है? शिल्पाधिकारम, ठीक है। इलांगो आडिगल ने क्या लिखा? शिल्पाधिकारम, जो बौद्ध धर्म से संबंधित रखता है, ठीक है। इलांगो आडिगल ने क्या लिखा? शिल्पाधिकारम। तोल्कापियर ने क्या लिखा? तोल्कापियर ने तोल्कापियम लिखा है, ठीक है। शीतलय सत्यनारायण ने क्या लिखा है? मनी मेखलाई, ठीक है। ये भी क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। शिल्पाधिकारम, मनी मेखलाई। जीवक चिंतामणि को ट्रिक से आप ऐसे करिए। जीवन का बात है भाई, तुरंत लेके आओ। जीवन का बात है, तुरंत लेके आओ, बोलते हैं ना, तो तिरुत ककदेवर कह सकते हैं। जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है? तिरुत ककदेवर। 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 तिरुत ककदेवर किसके लेखक है? जीवक चिंतामणि के। तिरुत ककदेवर किसके लेखक है? जीवक चिंतामणि के। तिरुत ककदेवर किसके लेखक है? तिरुत ककदेवर किसके लेखक है? जीवक चिंतामणि के। तिरुत ककदेवर किसके लेखक है? तिरुत ककदेवर किसके लेखक है? जीवक चिंतामणि के। शीतलय सत्यनारायण कौन सा लिखा? मनी मेखलाई। शीतलय सत्यनारायण क्या लिखा है? मनी मेखलाई। इलांगो आडिगल ने क्या लिखा है? शिल्पाधिकारम। इलांगो आडिगल ने क्या लिखा है? शिल्पाधिकारम, ओके। तोल्कापियर ने क्या लिखा है? तोल्कापियम लिखा है। सुमेलित करना क्षेत्र, उसका क्षेत्र देखिए, इसको भी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। कुरंजी, कुरंजी में रेंज जोड़ सकते हैं, ठीक है। लास्ट में रेंज है तो रेंज होता है पहाड़ का बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो पहाड़ी क्षेत्र से आप याद रख सकते हैं। कुरंजी जो जिसका अर्थ होता है पहाड़ी, कुरंजी का मतलब पहाड़ी, कुरंजी का मतलब कि रेंज बहुत ज़्यादा होता है, तो पहाड़ी हो गया। रेंज बहुत ज़्यादा होता है पहाड़ का, इसलिए पहाड़ी हो जाएगा, ठीक है। कुरंजी का शॉर्टकट आप याद कर सकते हैं। पाला, देखिए पाला पड़ जाता है तो मरुभूमि हो गया, ठीक है। पाला पड़ गया यानी मिट्टी मर गया था, इसलिए पाला पड़ गया था, ठीक है। पालाई को आप याद कर सकते हैं कि पाला पड़ गया था मरी, इसलिए मतलब मिट्टी ठीक नहीं था, इसलिए पाला पड़ गया था, ठीक है। एक बार और याद करवाए थे, पाला पड़ गया तो कटा हुआ आसमान याद करवाए थे, ठीक है। बताइए वो किसका आंसर था कमेंट बॉक्स में, अगर वीडियो देखेंगे पहला वाला तो दोस्तों। पालाई जो मरुभूमि पर उगाया था, क्योंकि पाला पड़ गया था फसल को, इसलिए पाला पड़ गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि मरुभूमि उपजाया था। देखिए मुलाई को जंगल होता है, ठीक है। मुलायम नहीं है तो जंगली इलाका, मुलायम नहीं है तो क्या मतलब होगा? जंगली इलाका होगा, ठीक है। मुलायम नहीं है तो क्या है? इसका मतलब जंगली इलाका होगा। मुलायम नहीं है, ऊपर खाबर बड़ी जंगल वो सब है, तो आप इस प्रकार ट्रिक रख सकते हैं। मुलायम नहीं है यानी जंगली इलाका है। मुलायम मतलब क्या होता है? जंगली इलाका। मुलायम जंगली इलाका, ठीक है। जंगली इलाका को क्या कहते थे? मुलाई, क्योंकि मुलायम नहीं है तो जंगल है, मुलायम नहीं है तो जंगल है। मरुभूमि को क्या कहते थे? पलाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उस क्षेत्र को कहते थे, ठीक है। मरुभूमि को पलाई कहते थे। पहाड़ी का मतलब कुरंजी, कुरंजी को क्या कहते थे? पहाड़ी, या पहाड़ी को कुरंजी कहते थे, ठीक है। जिसका अर्थ होता है, देखिए मरुदम मतलब दम है तब जाके कृषि करो, ठीक है। तो कृषि भूमि कह सकते हैं। मरुदम है तब जाके कृषि करता है किसान, ठीक है। बड़ा बड़ा वेट वजन उठा करके लाता है, इसलिए आप याद कर सकते हैं मरुदम को कृषि भूमि से, ठीक है। मरुदम दम है तब जाके कृषि करता है, ठीक है। तो कृषि भूमि कह सकते हैं आप, ट्रिक याद कर सकते हैं मरुदम को। मरुदम का मतलब कृषि भूमि, ओके।
नेवल नेवल देखे होंगे कि मछली पालक जो होता है नाव पर रख ले रहता है नेवला, जो तटीय प्रदेश में फेंक करके नाव को रोकता है पानी में बहने से। तो नेवल को आप जोड़ सकते हैं तटीय प्रदेश। नेवल को किससे जोड़ सकते हैं? तटीय प्रदेश। ठीक है, नेवल को उगाड़ करके नाव को रोका जाता है। ठीक है, सी को रोका जाता है। तो नेवल नेवल मतलब क्या होता है? तटीय प्रदेश। नेवल मतलब नेवल में तटीय प्रदेश, ये सबसे सभी संगमकालीन भाषा है, क्षेत्र है। ठीक है, नेवल तटीय प्रदेश को क्या कहते थे? नेवल कहते थे। कृषि भूमि को मरुदम कहते थे। जंगल को जंगल नहीं है, यानी इसका मतलब क्या है? जंगली मुलायम नहीं है, मुलायम नहीं है। ठीक है, मुलाई कह सकते हैं। मरुभूमि जिसका मतलब होता है पाला पड़ गया था, इसीलिए वहाँ नहीं पड़ा उगा, यानी मरुभूमि था। पहाड़ी यानी कुरंजी कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर 1 होगा। अब 14 देखिए, संगम इसके अध्यक्ष, प्रथम संगम अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त्य से था, अगस्त्य से। ठीक है, प्रथम संगम अध्यक्ष कौन था? तो अगस्त्य से था। प्रथम संगम अध्यक्ष कौन था? प्रथम संगम अध्यक्ष कौन था? द्वितीय संगम अध्यक्ष कौन था? अगस्त्य से तुगलक था। ठीक है, तुगलक था। द्वितीय संगम में अध्यक्ष कौन था? अगस्त्य से तुगलक था। द्वितीय संगम स्थल में कौन कौन था? अगस्त्य से तुगलक था। पहले वाले में सिर्फ अगस्त्य अजय था, दूसरे वाले में तुगलक था। ओके, और तृतीय संगम में नक्कीरर था। तृतीय संगम में कौन था? नक्कीरर था। तृतीय संगम में कौन था? नक्कीरर था। तृतीय संगम में कौन था? नक्कीरर था अध्यक्ष। ठीक है, नक्कीरर। कपाटपुर या अलवे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ कौन था? तो तोल्काप्पियम था दोस्तों। ठीक है, कपाटपुरम में द्वितीय संगम हुआ था। कपाटपुर में क्या हुआ था? द्वितीय संगम हुआ था। कपाटपुर में क्या हुआ था? द्वितीय संगम। कपाटपुरम में क्या हुआ था? कपाटपुरम में क्या हुआ था? कपाटपुरम में क्या हुआ था? द्वितीय संगम हुआ था। ठीक है, जो एकमात्र शेष ग्रंथ है, जो एकमात्र क्या है? शेष ग्रंथ है। इसको इसमें कौन था, हुआ था? तो तोल्काप्पियर हुआ था। कपाटपुरम या अलवे में संपन्न द्वितीय संगम हुआ था, उसका एकमात्र शेष ग्रंथ कौन था? तो तोल्काप्पियम था। ठीक है, जिसके लेखक तोल्काप्पियर था। द्वितीय संगम में तोल्काप्पियर ही था अध्यक्ष, और अगस्त्य भी था, इसलिए तोल्काप्पियम को क्या किया? एकमात्र शेष ग्रंथ को संपन्न करवाया। ठीक है, कपाटपुरम में हुआ था द्वितीय संगम। द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? कपाटपुरम। द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में, जिसका संपन्न ग्रंथ कौन था? तोल्काप्पियम था। ठीक है, जो एकमात्र शेष ग्रंथ था। संगम निम्न में से किससे संबंधित है? संगम का मतलब होता है दोस्तों विद्वानों से। ठीक है, संगम निम्न में से किससे संबंधित है? विद्वानों से। संगम किससे संबंधित है? विद्वानों से। संगम किससे संबंधित है? विद्वान से। संगम किससे संबंधित है? विद्वानों से। संगम किससे संबंधित है? संगम किससे संबंधित है? विद्वानों से। संगम का मतलब होता है विद्वानों। ठीक है, विद्वानों से संबंधित। संगम का मतलब विद्वानों से संबंधित। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व में, कब? 20वीं ईसा पूर्व में लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो पांडे नरेश ने भेजा था। ठीक है, पांडे नरेश ने रोम सम्राट अगस्टस के दरबार में एक दूत भेजा था 20 ईसा पूर्व में। कब भेजा था? 20 ईसा पूर्व में पांडे नरेश ने दूत भेजा था। कहाँ? रोम अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व में लगभग एक दूत भेजा था। कौन? सम्राट अगस्टस। ठीक है, 20 ईसा पूर्व में सम्राट अगस्टस ने क्या भेजा था? दूत भेजा था। कब भेजा था? 20वीं ईसा पूर्व में। कब भेजा था? कब भेजा था? 20 ईसा पूर्व में। ओके, किसने एक दूत भेजा था रोम सम्राट अगस्टस के दरबार में? पांडे नरेश ने। किसने दूत भेजा था रोम सम्राट के दरबार में? पांडे नरेश ने। किसने एक दूत भेजा था रोम सम्राट के दरबार में? किसने एक दूत भेजा था रोम सम्राट के दरबार में? पांडे नरेश ने। कब भेजा था? 20 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये किसने बताया था? स्ट्रैबो ने बताया था। स्ट्रैबो, जिसको स्ट्रैबोरिक जैसे लिखते हैं ना, उस पर का स्ट्रैबो होता है। ठीक है, तो पांडे नरेश ने लिखा था।
पांड्य नरेश ने भेजा था, स्ट्रैबो ने बताया था, ये संगम युग का है वंश। ठीक है, जो रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में भेजा था। तिरुवल्लुर की रचना कुरल या मुपाल को कहा जाता है। देखिए कुरल का मतलब क्या बताए थे, बाइबिल है, तमिल भूमि का बाइबिल है। ठीक है, ये तमिल भाषा में लिखा हुआ बता चुके हैं दोस्तों, तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है या मुपाल। ठीक है, कुरल या मुपाल को क्या कहा जाता है, तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है। तमिल भूमि का बाइबल किसे कहा जाता है, कुरल को कहा जाता है। तमिल भूमि का बाइबल किसे कहा जाता है, कुरल को कहा जाता है। तमिल भूमि का बाइबल किसे कहा जाता है, तमिल भूमि का बाइबल किसे कहा जाता है, तमिल भूमि का बाइबल किसे कहा जाता है, बाइबल कुरल को कहा है। तमिल भूमि का बाइबल को क्या कहते, कौन है, कुरल है। तमिल भूमि का बाइबल कौन है, कुरल है। तमिल भूमि का बाइबल कौन है, तमिल भूमि का बाइबल कौन है, तमिल भूमि का बाइबल कौन है, कुरल है। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है कौन, तोल्काप्पियम कहा जाता है या शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम कहलाता है। ठीक है, इलियड कौन कहलाता है, शिल्पाधिकारम। तमिल काव्य का इलियड कौन है, शिल्पाधिकारम। इलियड किसे कहा जाता है, शिल्पाधिकारम को। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है, शिल्पाधिकारम को। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है, शिल्पाधिकारम को। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है, तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है, 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 शिल्पाधिकारम को। ठीक है, और ओडिसी किसे कहते हैं, तोल्काप्पियम को या मणि मेखलाई को। तो मणि मेखलाई को कहते हैं। तमिल काव्य का ओडिसी मणि मेखलाई को। तमिल काम का ओडिसी किसे कहते हैं, मणि मेखलाई को कहते हैं। ठीक है, तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहते हैं, मणि मेखलाई को। ओडिसी किसे कहते हैं, मणि मेखलाई को। ओडिसी किसे कहते हैं, मणि मेखलाई। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है, शिल्पाधिकारम का। ओडिसी किसे कहा जाता है, मणि मेखलाई का। ओडिसी किसे कहा जाता है, मणि मेखलाई को। इलियड किसे कहा जाता है, शिल्पाधिकारम को। शिल्पाधिकारम को क्या कहते हैं, इलियड। शिल्पाधिकारम को क्या कहते हैं, शिल्पाधिकारम को क्या कहते हैं, शिल्पाधिकारम को क्या कहते हैं, इलियड। मणि मेखलाई को क्या कहते हैं, ओडिसी। मणि मेखलाई को क्या कहते हैं, ओडिसी। मणि मेखलाई को क्या कहते हैं, मणि मेखलाई को क्या कहते हैं, ओडिसी कहते हैं। ठीक है, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है मणि मेखलाई को, और तमिल काव्य का इलियड शिल्पाधिकारम को कहा जाता है। ठीक है, पुहर या कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने किया था, तो कारिकाल ने किया था। पुहर या कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने किया था, कारिकाल ने किया था। पुहर या कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने किया था, 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 कावेरीपट्टनम का आविष्कार किसने किया था, कारिकाल ने किया था। ठीक है, जिसे पुहर भी कहा जाता है, की स्थापना किसने किया था, कारिकाल ने किसकी स्थापना किया था, कावेरीपट्टनम का। कारिकाल ने किसकी स्थापना किया था, कारिकाल ने किसकी स्थापना किया था, कावेरीपट्टनम को। ठीक है, तमिल काव्य ओडिसी किसे कहा जाता है, मणि मेखलाई को। मणि मेखलाई को ओडिसी, इलियड शिल्पाधिकारम को कहते हैं। इलियड शिल्पाधिकारम को, ओडिसी मणि मेखलाई को। कुरल क्या था, तमिल भूमि का बाइबल कहता है। ठीक है, स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग में रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व में किसने दूध बेचा। चेर का प्रख्यात शासक कौन था, तो सेन गुटवन था, जिसने पत्नी का मंदिर निर्माण भी करवाया था। चेर का प्रख्यात शासक कौन था, सेन गुटवन। चेर का प्रख्यात शासक कौन था, चेर का प्रख्यात शासक कौन था, चेर का प्रख्यात शासक कौन था, सेन गुटवन, जिसका चिन्ह क्या था, धनुष था। चोल का प्रख्यात शासक कौन था, कारिकाल, जिसने कावेरीपट्टनम का स्थापना किया था। चोल का प्रख्यात शासक कौन था, चोल का प्रख्यात शासक कौन था,
चोल का प्रख्यात शासक कौन था? कारिकाल। चोल का प्रख्यात शासक कौन था? चोल का प्रख्यात शासक कारिकाल था। पांड्य का प्रख्यात शासक नेंडुजेलियन था। नेंडुजेलियन कहते जाइए। पांड्य का प्रख्यात शासक कौन था? नेंडुजेलियन। इसका चिन्ह मछली था। चोल का बाघ था। चेर का धनुष था। पांड्य का प्रख्यात शासक कौन था? नेंडुजेलियन। पांड्य का प्रख्यात शासक कौन था? नेंडुजेलियन। पांड्य का प्रख्यात शासक कौन था? पांड्य का प्रख्यात शासक कौन था? पांड्य का प्रख्यात शासक कौन था? नेंडुजेलियन। ओके। चोल का प्रख्यात शासक कौन था? कारिकाल। सेनगुटवन क्या था? ये चेर वंश का प्रख्यात शासक था। कारिकाल क्या था? चोल वंश का प्रख्यात शासक था। नेंडुजेलियन क्या था? पांड्य नरेश का प्रख्यात शासक था। नेंडुजेलियन क्या था? नेंडुजेलियन क्या था? पांड्य साम्राज्य का प्रख्यात शासक था। कारिकाल चोल साम्राज्य का प्रख्यात शासक था। अब सेनगुटवन चेर का क्या था? प्रख्यात शासक था। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? देखिए, मुजरिस किसका प्रमुख बंदरगाह था दोस्तों? तो पांड्य का था या फिर चेर का? तो चेर का था। मुजरिस किस राज्य का बंदरगाह था? चेर का। मुजरिस किस राज्य का बंदरगाह था? चेर का। मुजरिस किस राज्य का बंदरगाह था? चेर का। मुजरिस किस राज्य का बंदरगाह था? मुजरिस किस राज्य का बंदरगाह था? चेर का। मुजरिस को मोर्ची पटन भी कहते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है काली मिर्च का सप्लाई करने का पतन। ठीक है, जहाँ से काली मिर्च सप्लाई होता था। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? शेर का। किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी ज़मीन में एक हाथी लेट जाता है उतनी ज़मीन में उगाया भोजन 7 आदमियों को पेट भर सकता है? तो कावेरी डेल्टा के बारे में बोला जाता था। कावेरी पट्टनम की स्थापना कारिकाल ने किया था। कारिकाल चोल से संबंधित है। ठीक है, ये प्रख्यात शासक था। किसके संबंध में यह कहा जाता है कि जितनी ज़मीन में एक हाथी लेट सकता उतना ही ज़मीन में 7 आदमियों को पेट भर सकता है? ये कावेरी डेल्टा के बारे में बोला जाता है। जितनी ज़मीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी ज़मीन में 7 आदमियों का पेट भर सकता है। किसके बारे में कहा गया है? कावेरी डेल्टा के बारे में। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा के लेखक पेरिप्लस। अज्ञातनामा के लेखक कौन है? पेरिप्लस। अज्ञातनामा लेखक कौन है? पेरिप्लस। अज्ञातनामा के लेखक कौन है? अज्ञातनामा के लेखक कौन है? पेरिप्लस। प्लिनी के ग्रंथ अज्ञातनामा के लेखक कौन है? पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? तो क्वाल्चे से निकलते थे। प्लिनी के ग्रंथ अज्ञातनामा के लेखक पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य नरेश के किस देश से निकलते थे? क्वाल्चे से निकलते थे। मोती का सीप किससे निकलता था? क्वाल्चे से निकलता था। मोती का जो सीप है पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलता था? क्वाल्चे से। मोती का सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलता था? क्वाल्चे से। मोती का सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलता था? क्वाल्चे से। मोती का सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलता था? मोती का सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलता था? क्वाल्चे से निकलता था। ठीक है, पेरिप्लस के ग्रंथ के अनुसार ये भी बताया था। ठीक है, प्लिनी के ग्रंथ और अज्ञातनामा के लेखक पेरिप्लस है, इसने ही बताया था कि क्वाल्चे से मोती का सीप निकलता था। ठीक है, जो पांड्य देश का क्षेत्र था क्वाल्चे, उसी से निकलता था। गाय या अन्य वस्तु के लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों को क्या कहा जाता था? बीरकल कहा जाता था या नाडुकुल? नाडु का मतलब क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गाय एवं अन्य वस्तु के लड़ते लड़ते वीरों के संबंध में खड़े किए जाने वाले वीर प्रशस्तर को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो बीरकल कहा जाता था या नाडुकुल कहा जाता था? गाय या अन्य वस्तु के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़ा किए जाने वाले वीर प्रशस्तर को क्या कहा जाता था?
नाडू कुल कहा जाता था। गाय या अन्य वस्तु के लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के याद में खड़ा किया जाने वीर प्रशस्तर को क्या कहा जाता था? गाय या अन्य वस्तु के लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के याद में खड़े किए जाने वाला वीर प्रशस्तर को क्या कहा जाता था? नाडू कुल कहते थे या वीर। नाडू कुल क्या था? तो गाय के लिए जो लड़ते लड़ते मरने वाले को कहा जाता था, गायों के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले को नाडू कुल कहा जाता था। गाय के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले को क्या कहा जाता था? गाय के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले को क्या कहा जाता था? गाय के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले को क्या कहा जाता था? नाडू कुल। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस देवता के सदृश है? तो डी है, स्कंद या कार्तिकेय का। ठीक है, स्कंद या कार्तिकेय का। तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? तो कार्तिकेय का। तमिल देवता मुरुगन किस देवता के सदृश है? तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? तमिल देवता मुरुगन किस देवता के सदृश है? मुरुगन का मतलब वो तो स्कंद देव है, और स्कंद का ही चित्र बना हुआ था किसके सिक्का पर? तो कुमारगुप्त का। कार्बन डेटिंग निम्न में से आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है किसके लिए? तो जीवाश्म के लिए, पौधे के लिए या चट्टाने के लिए? तो कार्बन डेटिंग जीवाश्म के लिए किया जाता है, और चट्टान के लिए यूरेनियम डेटिंग। ठीक है, कार्बन डेटिंग आयु को निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है कौन? जीवाश्म के निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग होता है। कार्बन डेटिंग किस लिए किया जाता है? फॉसिल का ये। ठीक है ना, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयोग की जाती है किसके लिए? जीवाश्म के लिए। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है किसके लिए? जीवाश्म के लिए। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस देवता के सदृश से माना गया है? तो एक कार्तिकेय का या स्कंद कहते, जिसे गायों के लिए जान देने वाला को क्या कहते थे? नाडू कुल या वीरकल। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा के लेखक पेरिप्लस के अनुसार मोती का सीप किस पांड्य देश के नरेश से होकर गुजरता था? तो कॉल्चे से होकर गुजरता था। प्लिनी ग्रंथ एवं अज्ञातनामा के लेखक के अनुसार मोती का सीप किस पांड्य देश के से निकल कर गुजरता था? कॉल्चे से। कावेरी डेल्टा 7 आदमियों को पेट भर सकता था। 7 आदमियों को पेट भर सकता था एक हाथी के बराबर। मुजरिस किस राज्य का बंदरगाह है? तो चेर का है। ठीक है, चेर का प्रख्यात शासक सेनगुटवन। कारिकाल चोल का प्रख्यात शासक था। नेंडुजेलियन पांड्य देश का ये प्रख्यात शासक था। ओके, ओडिसी किसे कहते हैं दोस्तों? तो मणिमेखलाई को। इलियड किसे कहा जाता है? तो शिल्पाधिकारम को। इलियड शिल्पाधिकारम का, ओडिसी मणिमेखलाई को। कावेरी पट्टनम की स्थापना कारिकाल ने किया था, जिसे पूहड़ भी कहते हैं। ठीक है, कावेरी पट्टनम को। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? शिल्पाधिकारम को। तिरुवल्लुर कुरल या मुपाल को क्या कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है। कुरल को क्या कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबिल है। पांड्य नरेश ने 20 ईसा पूर्व में एक दूत भेजा था, कहाँ? रोम में। ठीक है, अगस्तस के दरबार में। किसने बताया था? स्ट्रैबो के अनुसार। ठीक है, स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्तस के दरबार में 20 ईसा पूर्व में एक अपना दूत भेजा था? तो पांड्य नरेश ने भेजा था। संगम किस लिए जाना जाता है? तो विद्वानों से संबंधित है। कपाटपुरम या अलवय किस द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ था? तो बता चुके, तोल्कापियम था। द्वितीय संगम में यूज हुआ था। आज जिसका प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? संगम का अगस्तस था। द्वितीय अगस्तस और तोल्कापियर था संगम में। तृतीय संगम में अध्यक्ष कौन था? तो नक्कीरर था। ओके, कुरंजी का मतलब पहाड़ी होता है। पलाई का मतलब मरुभूमि होता है। मुलाई का मतलब जंगल भूमि होता है। मरुदम का मतलब कृषि भूमि होता है। नेउल का मतलब तटीय प्रदेश होता है। तटीय प्रदेश को नेउल कहते थे। कृषि भूमि को क्या कहते थे? दम। कृषि मरुदम कहते थे। ठीक है, जंगल मुलायम नहीं है तो मुलाई कहते थे। मरुदम मरा हुआ भूमि में रोप दिया तो पाला पड़ गया, तो पालाय हो गया। पहाड़ी कुरंजी हो गया रेंज से। ठीक है, पुस्तक तिरुक्कदेवर ने क्या लिखा है? जीवक चिंतामणि, जो जैन धर्म से संबंधित है। तिरुक्कदेवर जीवक चिंतामणि लिखा है।
शीतले सतनार ने मणिमेखलाई लिखा है, ठीक है, जिसे ओडिसी भी कहा जाता है, ठीक है, ओडिसी शीतले सतनार ने लिखा है। इलांगो आर्टिकल ने शिल्पाधिकारम लिखा, जिसे इलियड भी कहा जाता है, इलांगो आर्टिकल ने लिखा है शिल्पाधिकारम। तोल्कापियर लिखा है तोल्कापियम को ने, ठीक है, तोल्कापियर ने क्या लिखा, तोल्कापियम लिखा है। मछली पांडे का किसने उल्लेख किया था कि नंदो ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा लिखा है, तो मामूल नार ने बताया था। ओके, धार्मिक कविताओं के संग्रह कुरल किस भाषा में है, तो तमिल में है। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, थैंक यू। ऐसे ही आने वाला सारा वीडियो मैं बनाते रहूँगा।